सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोहे सव्वसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हेलो, आप सभी दोपहर का कार्यक्रम सुन लीजिए। ठीक है, 3 बजे से 4 बजे तक और 4:15 से 5:15 बजे तक व्याख्यान होगा रात्रिकालीन में। ठीक है, हेलो, 7 बजे से 8 बजे तक और 8:15 से 9:15 बजे तक व्याख्यान होगा। इस प्रकार आज का ये कार्यक्रम रहेगा। और कर्णान योग शिविर के अंतर्गत जो राशि हमारे पास आई है उनके नाम में यहाँ से बोल रहा हूँ। 51,000 रुपए पंडित श्री नीलेश भाई जी शाह मुंबई, 25,000 रुपए श्री रमेश भाई भंडारी बेंगलोर, 25,000 रुपए श्री नवीन भाई मेहता मुंबई सिमंदर जिनालय। इस प्रकार की ये राशि अभी हमारे पास आई है और भी किसी की भावना है तो वो अपने नाम हमको लिखवा सकते हैं। 11,000 रुपए बसंत भाई ताराचंद शाह मुंबई। देखो, अभी हमने जो तत्वार सूत्र के 8वें सूत्र पर यहाँ अपनी चर्चा प्रारंभ की है, उसको देखते हुए हम स्पर्शन की बात यहाँ देख रहे थे। तो ये स्पर्शन अनुयोग द्वार में हमने अलग अलग गुणस्थानों में स्पर्शन की चर्चा चालू की है। तो स्पर्शन में तो उनका रहने का ठिकाना, उसको तो हम उनका क्षेत्र कहेंगे। और फिर स्पर्शन में क्या लेना है, तो अतीत काल की अपेक्षा उसमें घटित करनी है। तो अतीत काल में तो उनका स्पर्शन तो इन्हें वर्तमान क्षेत्र तो आता ही आता है, परंतु उसके साथ किसी जीव ने कहाँ तक विहार किया था उसकी भी बात आएगी। क्योंकि अतीत काल की अपेक्षा बात करते हैं तो वर्तमान कितने जीव करते हैं उसकी कोई अपेक्षा नहीं। कभी ना कभी किसी न किसी जीव ने किया है, तो वो सारी जितनी एरिया कवर होती है उसको हमको लेना है। तो वहाँ देवों की मुख्यता होती है विहार के लिए, तो उसमें विहार में 8/14 बात घटित होती है। ये बात हमने पहले भी देखी थी। और मारणांतिक और उपपाद की भी बात हमको घटित करनी है। तो ये मारणांतिक और उपपाद के बारे में बहुत कुछ चर्चा चल रही है, कुछ न इन्हें प्रश्न भी कुछ आ रहे हैं, तो हम उसको थोड़ा यहाँ समझेंगे। ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो लिखा है ना, उसके आधार से हम उदाहरण लेके समझाएंगे। शास्त्र में ये उदाहरण आता है कि स्थंडिल क्षेत्र का कोई महामत्स्य। ये स्थंडिल क्या होता है, तो देखो, ये स्वयं रमण समुद्र की आउटर बॉर्डर है। और वो कितना बड़ा है, तो उसकी जो आउटर डायमीटर कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक राजू है ना, और यहाँ से यहाँ तक पूरा एक राजू, यानी सभी क्षेत्र समुद्रों को कवर करते हुए हम कह रहे हैं पूरी आउटर बॉर्डर इतनी है। अब यहाँ का कोई महामत्स्य है और वो तो यानी किसी ने उठाकर यहाँ फेंक दिया उसको, वेदना से वो तड़पड़ रहे हैं, उसके एरिया भी बढ़ रही है, 9 गुना हो गए ना, वेदना समुद्घात किया। और ऐसी अवस्था में उसने मारणांतिक किया। तो मारणांतिक किया तो कैसा करेगा, ऐसा एक राजू गया, क्योंकि उसको यहाँ नरक बिल में नीचे इस बाजू में उत्पन्न होना है। तो पहले आड़ा ऐसा एक राजू तक गया, फिर आधे राजू बीच में आया, और फिर उसने वहां से मारणांतिक नीचे किया 7वें नरक में। तो उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, उसकी अवगाहना तो है ही है, मल्टीप्लाइड बाय ये एक राजू है, ये आधा राजू है, और ये 6 राजू है। मारणांतिक में उसकी कितनी राजू फैली है एरिया, तो ये एक राजू, आधा राजू और 6 राजू, 7.5 राजू फैली हुई है। डायरेक्ट जाएगा तो यहाँ जाके आड़ा करना पड़ेगा उसको, कहीं पर भी उसको तो वहां पहुंचने के लिए उतना जरूरी है, क्योंकि वहां उसके नीचे नहीं उत्पन्न होना है, यहाँ इसके नीचे उसका नरक बिल है। हमको मैक्सिमम संख्या यानी मैक्सिमम उसकी
जो डिस्टेंस बताना है, इसलिए इसको इस तरह से फैलाया है। ये पॉसिबिलिटी बताई है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है उसकी बात है। और ये महामत्स्य इसीलिए लिया कि उसकी अवगाहना ऑलरेडी ज्यादा है। कितनी है? 12.5 करोड़ घन योजन वाली है, और वो भी और फैली उसकी वेदना समुद्घात के साथ फिर मारणांतिक किया उसने, तो उसकी इतनी सारी एरिया फैली है, तो ये मारणांतिक की एरिया हो गई। अभी इसमें उपपाद किया, पहले मारणांतिक किया था। अब उपपाद के समय क्या होगा कि यहां तक तो वो तो मत्स्य के रूप यानी वो तिर्यंच ही था। उपपाद में वो क्या कहलाएगा? नारकी कहलाएगा। तो यहां तो था मारणांतिक के समय, तो यहां था। उपपाद में पहले ही समय में यहां पहुंच गया वो। अभी उसका कितना फैला हुआ है? ये आधा और ये 6, ये ऑलरेडी फैले हुए हैं, और बाकी प्रदेश जो मूल शरीर में थे वहां तक आ गए। तो भी उपपाद दंड में ऐसा अगर जाएगा तो ये आधा और ये 6.5 हो जाएंगे। हो सकता है कि पहले ऐसा आया फिर बाद में ऐसा गया, तो उसका ये 1 राजू और 6 राजू 7 राजू हो जाएंगे। यानी उपपाद को कैसे देखना है, हम उसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। ख्याल में आती है बात? देखो उपपाद ये है पूर्व, ये पश्चिमी, दक्षिण, उत्तर। अभी हमने उसका ऐसा दिखा है, परंतु ऐसा समझना आड़ा है ना। तो वहां वो जो महामत्स्य लिया एकदम एज वाला, और वो इधर क्यों भेजा? क्योंकि हमको ये पूरा कवर करना था, इसलिए। वैसे यहाँ तिर्यंच वगैरह रहते ही है, परंतु मत्स्य इसलिए लिया कि उसकी अवगाहना मैक्सिमम होती है, इसलिए महामत्स्य वाला वो जीव लिया। तो ये यहाँ किसी देव ने उसको उठाकर फेंका वेदना से, वो उसने वेदना समुद्घात भी किया, अवगाहना बढ़ गई उसके आत्म प्रदेशों की, और वहां उसी काल में उसने मारणांतिक भी किया। मारणांतिक किया तो ऐसा 1 राजू, यानी वो 1 राजू कहां तक गया? पूर्व की ओर गया, फिर दक्षिण की ओर आधा राजू आया, और फिर नीचे गया। अभी बोर्ड पर ये 3 डायमेंशन दिखती नहीं बराबर। पहले में वो पश्चिम की दिशा से पूर्व की ओर गया, पूर्व से दक्षिण की ओर आया, और फिर नीचे गया। 7वें नरक में जाना है तो 6 राजू नीचे उसके आत्म प्रदेश फैलेंगे। वो एक जीव की अपेक्षा से ये बात। यानी उपपाद कब कहेंगे हम? उपपाद देखो मरण के समय तो यहां था, नेक्स्ट समय में यहां पहुंच गया, यानी उपपाद हुआ उसका। उपपाद हुआ यानी वहां जाके जन्मा ऐसा नहीं लेना। उपपाद यानी भले वो विग्रह गति में है, उसका उस भव का पहला समय, तो उस भव के पहले समय में उसके सभी आत्म प्रदेश यहाँ थे, और पूर्व में जो फैले हुए तो ऐसे फैले ही रहते हैं, तो ये आधा राजू और वो 6.5 राजू वो हो जाएंगे। अगर कोई हम ऐसा देखें कि पहले उसने आधा राजू किया फिर 1 राजू, तो उसके प्रदेश कैसे फैले रहेंगे? ये 1 और ये 6, 7 राजू फैले रहेंगे। उपपाद के समय पहले मोड़ से रिमेनिंग जो एरिया है उसको लेना है। एक ही समय में, पहला ही समय चल रहा है, पहला ही समय उसका। अभी उसके आत्म प्रदेश, अभी हम ऐसा लेते ना आधा और 6, उसके आत्म प्रदेश कहाँ? ये मत्स्य के शरीर में थे, वो यहाँ आ गए, और बाकी जो मारणांतिक में फैले वो वैसे ही है, वो वापस नहीं आए थे। पहले समय में उसके आत्म प्रदेश इधर है, और ये जो पूर्व में फैले वो वैसे ही रहे, वो वापस आके फिर नहीं आया है। अगर वापस आकर जाता तो बस उसने जितनी उसकी एरिया उतनी पहले समय में 12.5 करोड़ घन योजन इतनी उसकी एरिया होती, फिर हम उसको आधा राजू और 6 राजू नहीं गिनते। मारणांतिक नहीं हुआ तो, या कोई ऐसा मानते हैं ना कि मारणांतिक के करने के बाद मूल शरीर में लौटा और फिर बाद में 1-1 मोड़ तक गया, तभी भी ये बात उपपाद की घटित नहीं होती। इसलिए मारणांतिक पूर्वक उपपाद होगा तो ये अधिक से अधिक एरिया कवर होती है। हमको अधिक से अधिक एरिया दिखानी है ना। मारणांतिक पूर्वक जो उपपाद करेगा उसके पहले समय में प्रदेश कहाँ आ जाएंगे? मूल शरीर से निकलकर पहले मोड़ तक। पर पहले मारणांतिक के फैले हुए वो वापस नहीं आए, वो अभी तक फैले हुए हैं। जहां नरक बिल में जाना है वहां तक के फैले हुए हैं, तो उसकी उतनी अवगाहना वाले सारे प्रदेश यानी
वो 2 दंड है ना, एक आधा राजू वाला और एक 6 राजू वाला, यानी उसकी अपनी एक एरिया, अपनी एरिया, और वो उतनी ही ब्रॉड वो सारे ऐसे प्रदेश फैले हैं। तो इतनी एरिया उसने कवर की है, अभी वहां फैले हुए है। पहला राजू नहीं, क्योंकि वो पहला समय है उसका, जन्म का पहला समय में वो सारे इधर पहुंच गए हैं। मारणांतिक में उसके एरिया कवर करनी, मारणांतिक में कितनी थी, एक ही आधा और ये 6, उस समय उतनी इतनी एरिया कवर हुई थी। हाँ, 2 मोड़ वाली बातें हमने बताई ना। हाँ देखो, यहाँ एक मोड़, यहाँ दूसरा मोड़ लिया, फिर नीचे गया है। जैसे टेबल पर हम बता सके, इस एंड में था वो, पहले इस एंड में आया, फिर वहां चला गया और फिर नीचे गया, इस तरह से उसको लेना। यानी मारणांतिक में सारे ही प्रदेश फैले हैं। पहले जन्म यानी मरण के, जहां मरण होना है वहां से पहले मोड़ तक, पहले मोड़ से दूसरे मोड़ तक, और दूसरे मोड़ से जन्म स्थान तक, ये मारणांतिक की एरिया हो गई। तो मारणांतिक में हम केवल वर्टिकल क्यों गिनते हैं, क्योंकि ये तो हमको तो अधिक से अधिक वो 6/14, 8/14 जो कुछ है वो गिनना है ना, इसलिए उसकी वर्टिकल एरिया हम गिनते हैं, क्योंकि ये तो सब हमने गिन ही लिए। राजू बाय राजू में सब आ गए हैं, और उपपाद में कभी ना कभी किसी न किसी जीव ने कहीं से वो किया हुआ है, इसलिए उपपाद दंड भी ऐसा ही घटित हो सकता है। जो पहले समय में पहले मोड़ तक पहुंच गया, देखो 2 मोड़ है तो 2 समय लगेंगे, और तीसरे समय में वो पहुंच गया, हुआ जन्म लिया उसने। हाँ, उपपाद में, हाँ, पूर्व शरीर की वही, क्योंकि प्रदेश फैले हुए हमने रखे हैं, क्योंकि उसने पहले समय में ऐसा गया है, वो ऐसा, तो उसके सारे आत्म प्रदेश यहां तक आए, पर पहले फैले हुए थे ना मारणांतिक के काल में। हाँ, मारणांतिक नहीं हुआ और उपपाद हुआ, तो उसमें कौन सी अवगाहना होगी, नारकी की, क्या वो तिर्यंश की, नारकी की होगी। अभी वहां पहुंच गया, उसको वहां पहुंच गया, अभी अनुपूर्वी का उदय नहीं रहा है, मोड़ के पहले पहले अनुपूर्वी का उदय है, पहुंचते समय अनुपूर्वी का उदय नहीं है, तो उस समय वो नया उस जीव की अवगाहना लेंगे, वहां पर जन्म के समय जो अवगाहना होगी उसको लेंगे। वो 12.5 करोड़ घन योजन वाला था, उसकी अवगाहना नहीं लेनी है, वो नारकी के जन्म समय में जो अवगाहना होगी उसको लेना है, उपपाद में। हाँ, एट ए टाइम उसके तो वैसे तो एक ही होता है, पर वेदना पूर्वक उसका मारणांतिक के काल में उसका वेदना हो ही सकता है। मारणांतिक नहीं हो और मोड़ लेके जाए तो उसका पहला समय नहीं लेना दीदी, कहेंगे, परंतु उसकी एरिया कितनी कवर होगी, उसके सारे आत्म प्रदेश केवल इधर ही है, इस मोड़ पर बैठे। 12.5 करोड़ घन योजन इतनी उसकी अवगाहना, उसमें हम ये आधा राजू और 6 राजू उसको गुना नहीं करेंगे, बस उतनी उसकी अवगाहना होगी। इसलिए आपको अधिक से अधिक अवगाहना चाहिए। अधिक अधिक कहाँ तक फैले रहते हैं, हम यहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, और मारणांतिक करने वाला पूरे ऐसा फैला रहता है ऐसा भी नहीं है। मारणांतिक करने वाला हो सकता है 2-4 प्रदेश ही वहां तक उसके प्रदेश फैले, उसी रूट में फैलेंगे। हो सकता है कि 10 फुट ही जाके वो पूरा आधा राजू भी नहीं गया, पूरा 1 राजू भी नहीं गया, 10 फुट तक ही फैले, ये हो सकता है। मैक्सिमम हम यहाँ बता रहे हैं कितने फैल सकते हैं। यानी मारणांतिक करने वाला वो हर एक जो जीव के आत्म प्रदेश जन्म स्थान तक पहुंचते ऐसा नहीं है, पर विग्रह गति में जिस तरह से जाने वाले हैं उसी रूट में वो कितने भी यानी डिस्टेंस तक फैल सकते हैं। जन्म होने के बाद ये मतलब जो 6.5-7 राजू वो एक ही समय में सब आ जाएंगे। जन्म समय के पास एक समय कैसे एक साथ नहीं कैसे आएंगे, क्योंकि एक मोड़ तक पहुंचने के लिए एक समय,
दूसरे मोड़ तक पहुंचने के दूसरा समय, 2 मोड़ से जाता है तो फिर तीसरे समय में वो पहुंच गया, वो उसको बीच में 2 समय उसके बीत गए। आगे बढ़े तो ये हाँ, आपका प्रश्न है महामत्स्य पंचम गुणस्थानवर्ती हो, कहाँ जाएगा? हाँ, कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? 16वें स्वर्ग तक। तो उसकी एरिया कितनी होगी? 6 राजू होगी। मारणांतिक में हमको वर्टिकली काउंट करना है, आड़ा फैले नहीं फैले उससे एरिया तो बढ़ने वाली नहीं, क्योंकि हमने राजू बाय राजू तो ऑलरेडी ले लिया है उसमें। तो जो अभी फिर से अभी इन्होंने जो प्रश्न पूछा था ना कि जो सम्यक दृष्टि है कौन सा, वो महामत्स्य पंचम गुण स्थानवर्ती है और वहां कहाँ उत्पन्न होने वाला है? 16वें सर्ग में। उसने मारणांतिक किया, उसका गुणस्थान कौन सा है? मैं बोल रही हूं पंचम गुणस्थानवर्ती महामत्स्य है, उसने मारणांतिक किया, गुणस्थान कौन सा है? अभी मरा नहीं वो, पंचम गुणस्थानवर्ती है। अब उसका उपपाद हुआ, भले अभी उसको पहुंचा नहीं है, उसका वो 6 राजू वाले एरिया में पड़ा है अभी, तो उसका गुणस्थान कौन सा? चौथा, क्योंकि उसकी देवगति चालू हो गई है। वो देवगति में वो 5वां गुणस्थान वाला नहीं है, मारणांतिक में उसका 5वां गुणस्थान है, उपपाद में पहले ही समय से उसका गुणस्थान चौथा। एक राजू, आधा राजू और 6 राजू वो मारणांतिक कहलाएगा, और जो नीचे पॉइंट है नरक का वो उपपाद कहलाएगा। नहीं, उपपाद उसका पहले मोड़ तक उपपाद, बिना मोड़ से जाएगा कोई तो पहले समय में वहीं पहुंच जाएगा, तो उसकी 6 राजू एरिया नहीं कहलाएगी। कोई डायरेक्ट अपने एरिया में, यानी कोई महामत्स्य मरा और डायरेक्ट अपने वो नीचे बिल उसका डायरेक्ट था और वहां उत्पन्न हुआ, तो उपपाद में कितनी एरिया होगी? वो नारकी की जो अवगाहना है उतनी। वो फैले हुए कब थे? मारणांतिक समय में। उपपाद में वो डायरेक्ट जाएगा ना, वहां पर बिना विग्रह के जो गया है उसकी बात चल रही है। रुजुगति से जो गया है तो डायरेक्ट सीधा नीचे नरक में जाके वहां उत्पन्न हुआ, तो वहां उस नारकी की जो अवगाहना है वो कहेंगे हम उसको। क्षेत्र ही तो हम बता रहे हैं, स्पर्शन ही बता रहे हैं। स्पर्शन में हम पूरा राजू बाय राजू एरिया कह रहे, क्षेत्र में क्या कहेंगे? थोड़े नारकी, थोड़े ही महामत्स्य जाएंगे नीचे, वो पूरी एरिया कवर नहीं होगी वर्तमान में। तो क्षेत्र में अगर मारणांतिक को भी हम लेंगे तो भी लोक का असंख्यात्वा भाव होगा, भले उसके एक जीव के प्रदेश इतने फैले हैं, परंतु पूरे राजू तक उसके प्रदेश नहीं फैले, और सभी सर्वत्र इतने जीव नहीं है कि जो एट ए टाइम मारणांतिक कर रहे। कितने असंख्यात गिने चुने जीव जाएंगे एट ए टाइम मरकर, सभी तो एक साथ नहीं वहां जाते हैं और पूरी एरिया से नहीं जाते हैं। ख्याल में आती है ये बात? तो ये हम पेज नंबर 198 पर पढ़ रहे थे। अभी हमने समय दृष्टि की बात देखी थी, यहाँ पर हमने समय दृष्टि के चार्ट पर देखना इस बात, ये बाजू ये तो हमने बता दिया ना, मारणांतिक और उपपाद। अभी यहाँ देखना इस बाजू, इस व्हाइट बोर्ड पर गुणस्थान में स्पर्शन हमने क्रम से देखते देखते हम चौथे गुणस्थान तक हमने देखा था। चौथे गुणस्थान में भले चारों गति के जीव चौथे गुणस्थान वाले मारणांतिक करेंगे, फिर भी ये तिर्यंच है वो 6 राजू तक मारणांतिक करेंगे, 6/14 होगा, परंतु वो एरिया 8/14 में इंक्लूडेड है। हमको तो अधिक से अधिक बताना है। तो देव जो विहार के काल में भी करते हैं, विहार के काल में भी समय दृष्टि रह सकते हैं, पहले से समय दृष्टि हो या बाद में समय दृष्टि प्राप्त किया है, तो चौथे गुणस्थान वाले हैं, तो ये 8/14 राजू हो जाता है। आप कहेंगे नारकी समय दृष्टि को क्यों छोड़ा? क्योंकि वो जब ऊपर आएंगे मारणांतिक करेंगे, वो तो विहार तो अपने बिलों में करते हैं, उनके रहने की जगह लोक का असंख्यात्वा भाग है। परंतु अगर वो मारणांतिक करते हैं, 6ठे नरक तक के नारकी सम्यक दृष्टि मारणांतिक करेंगे तो मनुष्य में जन्मने वाले हैं, तो नियम क्या क्या है? पहले वो मनुष्य लोक तक अंदर आएंगे,
और अपनी जो उत्पत्ति स्थान है उसके नीचे तक आकर फिर मोड़ लेंगे, ऊपर चढ़ेंगे। तो उनकी एरिया भी लोक का असंख्यातवां भाग होता है, इसलिए इस राजो में उसको या 8 बटे में वगैरह उसको नहीं इंक्लूड किया। ये बात ख्याल में आती है? अभी समय दृष्टि 3 इंच देव में जाते तो पूरी एरिया में से कहीं पर भी ऊपर चढ़ सकते हैं। ये 3 इंच गति में जन्मने वाले या 3 इंच मरकर अन्य गति में जाते, उसके लिए मारणांतिक के नियम अलग है और मनुष्य संबंधी मारणांतिक के लिए नियम अलग है। हाँ, अब यहाँ 198 पेज पर देखो। अभी हमको संयत देखो, पहले बोर्ड पर देख लो। 5वें गुणस्थान वाले जीव, 5वें गुणस्थान वाले जीव कौन से गति वाले हैं? मनुष्य और तिर्यंच। उनका रहने का ठिकाना वर्तमान का लोक का असंख्यातवां भाग, ये तो मालूम है सबको। अभी हमको उसका स्पर्शन निकालना है। तो स्पर्शन में तो यहाँ तो तिर्यंचों की मुख्यता रखनी, क्योंकि मनुष्य मरकर मारणांतिक करेंगे, 5वें गुणस्थान वाले मारणांतिक करेंगे, तो कहाँ करेंगे, कौन से गति में जाएंगे? देव में ही जाएंगे नियम से, है ना। तो नियम से जाएंगे, पर अपनी एरिया से पहले ऊपर चढ़ेंगे, मनुष्य लोक में से ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर कहीं पर भी जन्म होगा, यानी मोड़ लेकर कहीं पर भी जाएंगे, तो भी एरिया कितनी होती? लोक का असंख्यातवां भाग। राजू एरिया कवर नहीं होगी उनके, तो तिर्यंचों की हो सकती है। तो तिर्यंच सर्वत्र पाए जाते हैं और वो पंचम गुण स्थानवर्ती है, मारणांतिक करेंगे तो ऊपर करेंगे, तो ऊपर करेंगे कहाँ तक? 6 राजू तक। तो 6/14 राजू उनकी बात घटित हो जाती है, इसलिए 5वें गुणस्थान में कुछ कम 6/14 राजू एरिया उन्होंने बता दिया। ये बात ख्याल में आई? आप कहेंगे यहाँ देशों ने क्यों कहा? स्वर्गों में उत्पन्न होते, वहां पर भी देशों ने क्यों लगाया? वहां कहां से ऊपर चले जाएंगे? अब ये जमीन ऊपर, यानी अपनी पहली पृथ्वी के ऊपर से जाएंगे और कहाँ उत्पन्न हो गए? उपोपाद शैया में उत्पन्न हो गए। वो ध्वजदंड तक तो नहीं जाएंगे ना अभी तो। जैसे नरक में उत्पन्न होने वाले वो बिलों तक ही जाए, यानी बिलों के टॉप तक जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। ऐसे स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले हैं तो उनकी जो यहाँ उपोपाद शैया है वहां उत्पन्न हो गए, उनके ध्वजदंड तक ऊपर नहीं जाएंगे, ये कहना है। विहार करके जब जाने वाले को हमने लिया था, पर यहां नहीं लेना उसको। तो ये हमने 5वें गुणस्थान की बात देखी, ये समझ में आती है बात। पंचम गुणस्थानवर्ती तिर्यंच ही पूरे यानी एरिया कवर करके राजू बाय राजू, इसलिए उनकी अपेक्षा 6/14 राजू बताया है। 6/14 कहने से वो घन राजू की बात है, अकेले हाइट कितनी है उसकी बात नहीं है। इसलिए वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं उसकी बात हमको कंसीडर करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का तो आसान है, 6 से 12 और 14, क्योंकि ये तो मनुष्य में ही पाए जाते हैं और उनके एरिया, उनका क्षेत्र ये लोक का असंख्यातवां भाग है, तो कहते हैं लोक का असंख्यातवां भाग। परंतु यहाँ 13वां गुणस्थान में क्या विशेषता है? वहां तो केवली समुद्घात हो सकता है। जो केवली समुद्घात नहीं करते उनको कहते हैं स्वस्थान केवली, और केवली समुद्घात करते उनको कहेंगे समुद्घात केवली। ये कहने की पद्धति है। तो जो समुद्घात करे या नहीं करे उनका स्वस्थान कहाँ है? लोक का असंख्यातवां भाग, मनुष्य लोक। जो केवली समुद्घात करते हैं तो प्रतर अवस्था में लोक का असंख्यात बहुभाग होता है। हाँ? बात वाले छोड़कर इसलिए असंख्यात बहुभाग कहा। और लोक पूर्ण अवस्था में पूर्ण लोक हो, वहां उनके प्रदेश फैलते हैं तो उसको कहेंगे पूरा लोक, यानी लोक का असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक। ये ख्याल में आई? ये गुणस्थानों में हमने स्पर्शन देखा, मार्गणों में देखना बाकी है। स्पर्शन किसे कहते हैं और कैसे कैलकुलेट करना, इसकी मुख्यता है। वो कैसे, अभी कितना किया हमको याद नहीं रहता, याद मत रखो, बिल्कुल मत रखो, कोशिश ही मत करो। ये तो हमको समझना है। ये कोई भी जो करना नहीं के जो नियम है वगैरह, तो हमको अगर हम समझ में लेते हैं तो ख्याल में रह जाता है। नहीं भी रहा तो जब आप पढ़ते हैं वहां ये लिखा है तो ये कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया, ये हमको समझना आना चाहिए।
अब आगे देखते हैं। अभी हमको यहाँ देखना है, अपना पेज नंबर निकालिए 198। उसमें मुझे कुछ कल हमने देखा था ना, तीसरे गुणस्थान में और चौथे में हमने करेक्शन की थी। हाँ, अब नीचे से दूसरा पैराग्राफ, 5वें संयता संयत, पेज नंबर 198। 5वें संयता संयत गुणस्थानवर्ती जीव स्वस्थान विहार की अपेक्षा, यानी स्वस्थान जिसको हमने नाम दिया था, लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन करते हैं। यानी पंचम गुणस्थानवर्ती कौन है? मनुष्य और तिर्यंच है। कहाँ रहते हैं? अभी तिर्यंच तो मध्यलोक में रहते हैं। तो कितनी एरिया है? लोक का असंख्यात भाग, रहने का ठिकाना। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा इनका स्पर्श कुछ कम 6 राजु है। 6 राजु कैसे घटित किया था? कहाँ उत्पन्न हो रहे? 16वें स्वर्ग में। उसकी अपेक्षा से 6 राजु हो जाता है। 16वें स्वर्ग में जन्म लेने की योग्यता वाले कर्मभूमि मनुष्य के क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य जाएंगे तो अपनी एरिया में से जाएगा, उसकी अपेक्षा घटित नहीं होती है। तो यहाँ तिर्यंचों की मुख्यता चाहिए। ये केवल मनुष्य लिखा है, वो निकालकर मनुष्य और तिर्यंच ऐसा लिखो कि यह स्थिति होती है। समझ में आई ना? क्योंकि तिर्यंच कहेंगे तो ही 6, यानी 1 राजू बाय 1 राजू और 6 राजू, ऐसी बात घटी है। अकेले मनुष्य को लेंगे तो मनुष्यों की एरिया कितनी है? 2.5 द्वीप, 45 लाख योजन इंटू 6 राजू होगा, तो उसकी एरिया कितनी होगी? लोक का असंख्यात भाग। 6वें प्रमत्त संयत से लेकर 14वें अयोग केवली पर्यंत 9 गुणस्थानों का स्पर्शन क्षेत्र के समान ही पृथक पृथक, यानी अपना अपना, 6ठे का अलग, 7वें का अलग, लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। ये तो समझ में आई ना बात? इतना विशेष है कि लोक पूर्ण समुद्घात के समय संयोग केवली का स्पर्श समस्त 3 लोक है, यानी सर्वलोक जिसको हम कहेंगे। यहाँ उन्होंने प्रतर की अपेक्षा नहीं लिखी है, परंतु अन्य पुस्तकों में, धवला आदि में, वो प्रतर की अलग बात बताते हैं। इसलिए वहां लोक का असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक, ऐसे दोनों ऑप्शन हमको लिखना चाहिए। इस प्रकार सामान्य रूप से 14 गुणस्थानों में स्पर्शन का वर्णन समाप्त हुआ। ये गुणस्थानों में हमने स्पर्शन देखा। अभी हमने जो मार्गणाओं में अलग अलग गुणस्थान देखे थे, तो एक एक मार्गणा लेकर उसमें गुणस्थान सोचकर फिर उसकी स्पर्शन की एरिया हमको निकालनी है। शांति से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं अपने को। विशेष की अपेक्षा, विशेष की अपेक्षा का अर्थ क्या है? मार्गणाओं में। देखो गुणस्थानों में एक बात ख्याल भी आई, और कैसे सोचना ये बात ख्याल में आई, तो आगे की बात फटाफट समझ में आ जाएगी। भले आप उत्तर दो नहीं दो, उसकी कोई मुख्यता बिल्कुल मत रखना। विशेष की अपेक्षा गति अनुवाद से हमेशा ही, अभी किस गति की बात करेंगे? शुरुआत नरक की, फिर तिर्यंच, फिर मनुष्य, फिर देव। नरक गति की पहली पृथ्वी में। अब पहली पृथ्वी की एरिया अलग से बताई। चारों ही गुणस्थान वाले नारकी जीव लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन करते हैं। तो मिथ्या दृष्टि तो मारणांतिक कर ही सकते हैं तिर्यंचों में, तो उसको भी लोक का असंख्यातवा भाग क्यों कहा? फिर से प्रश्न सुनना। अभी हमने ये जो मारणांतिक वगैरह की बात की थी, 7वें नरक का नारकी होगा, मिथ्या दृष्टि है, मारणांतिक करेगा, तो कहां तक करेगा? मध्य, यानी 6 राजू तक करेगा, है ना? ऐसे पहले पृथ्वी का नारकी है, मिथ्या दृष्टि है, और वो तिर्यंच में मारणांतिक करेगा, यानी कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है ना। यानी राजू बाय राजू एरिया कवर तो हो गई। अब हाइट कितनी लेनी, कितनी राजू लेनी? पहले पृथ्वी का नारकी, हाँ, पहली पृथ्वी की मोटाई कितनी है? हाँ, 1,84,000, यानी संख्यात योजन है। राजू जैसे असंख्यात योजनाओं का डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, यानी भले वो राजू बाय राजू एरिया स्क्वायर रूप से हो गई, पर घनाकार में क्या है? संख्यात योजन हो जाएगी। तो वो उसको हम लोक का असंख्यात भाग कहेंगे। हाँ,
ये कह रहे हैं। इसलिए पहले नरक के मिथ्या दृष्टि के लिए भी सभी गुणस्थानों के लिए लोक का असंख्यात्व भाग का, पहले के लिए तो सासाधन के लिए भी उतना ही होगा, चौथे के लिए भी तो और कम होगा, क्योंकि मनुष्य में उस लोक में आके ऊपर चढ़ेंगे। तीसरे वाले का तो समुद्घात होता नहीं है। ख्याल में आई? पहले फिर से पढ़ते देखो। पहली पृथ्वी में चारों ही गुणस्थान वाले नारकी जीव लोक के असंख्यात्व भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श करते हैं। अब दूसरी पृथ्वी की बात करेंगे। दूसरी पृथ्वी यानी दूसरा जो दूसरी पृथ्वी जहां दूसरा नरक है, वो दूसरी पृथ्वी कितने नीचे है मध्यलोक से? दूसरी पृथ्वी है तो 1 राजू नीचे है। प्रत्येक 2 पृथ्वियों में डिस्टेंस कितना है? 1 राजू। पहली पृथ्वी तो मध्यलोक से ही ले लो ना, संख्यात योजन है तो उसको अलग से राजू में नहीं गिनेंगे। पहली पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी 1 राजू। तो देखो, दूसरी पृथ्वी से लेकर 6वीं पृथ्वी पर्यंत के मिथ्यात्वी सासादनी नारकी लोक के असंख्यात्व भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन करते हैं। ये तो वर्तमान की बात है, रहने की अपेक्षा। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा ये अनुक्रम से 14 भागों में से कुछ कम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि सबका कथन एक साथ कह दिया। दूसरे नरक के नारकी के लिए मिथ्यात्व और सासाधन लिया, समय दृष्टि नहीं लिया। सबको समय दृष्टि को लोक का असंख्यात्व भाग कहेंगे, क्योंकि मनुष्य की एरिया में आकर ऊपर चढ़ेंगे। इसलिए पहला और दूसरा गुणस्थानवर्ती मारणांतिक करेंगे। वो दूसरे नरक के नारकी मारणांतिक करेंगे तो तिर्यंचों में सर्वत्र कर सकते हैं। तो राजू बाय राजू एरिया तो कवर हो ही गई, और हाइट वाइज कितनी होगी? 1 राजू। तो 1/14 हो जाएगा ना। तो उनके लिए देखो, एक क्रम से लेना। फिर से ये वाक्य पढ़ती हूं। दूसरी पृथ्वी से लेकर 6वीं पृथ्वी पर्यंत के मिथ्यात्वी और सासादनी, ये दोनों ही गुणस्थान वाले लोक का असंख्यात्व भाग तो उनका रहने का ठिकाना। और फिर मारणांतिक की अपेक्षा अनुक्रम से, अनुक्रम नहीं है, क्रम से। वहां अनुक्रम क्या था? दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी नरक के नारकी पृथ्वी। और यहाँ क्या है? अनुक्रम से 14 भाग में से कुछ कम 1। कुछ कम 1 किसके लिए? दूसरी पृथ्वी के लिए कुछ कम 1, तीसरी पृथ्वी के लिए कुछ कम 2, चौथी पृथ्वी के लिए कुछ कम 3, 5वीं के लिए कुछ कम 4 और 6ठी पृथ्वी के लिए कुछ कम 5 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन करते। कुछ कम क्यों कहा? वही बात है, वो उनका जो बिल है वो उनके नीचे जो 1000 योजन नीचे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कुछ कम कह दिया। ये बात ख्याल में आती है? यानी उन्होंने 7वीं पृथ्वी की बात यहां नहीं की है, क्योंकि वो सासाधन के पहला और दूसरे गुणस्थान की बात है। 7वीं पृथ्वी के लिए केवल मिथ्या तो गुणस्थान को लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां ना कोई सासाधन में मरता है और न कोई चौथे गुणस्थान में मरता है। इसलिए मारणांतिक को भी छोड़ देना पड़ेगा। ख्याल में आए? तो 7वें नरक के नारकी मात्र मिथ्या तो गुणस्थान में मारणांतिक करेंगे तो उनकी एरिया यहां बताएंगे। तो देखो, यहां भाग का अर्थ राजू है। 1 राजू चौड़ी, कुछ कम 14 राजू लंबी ऊंची त्रस्त नाली के 14 भाग किए हैं। अतः 1 राजू प्रमाण क्षेत्र का प्रत्येक भाग है। इस पद्धति से संपूर्ण लोक के 343 भाग होते हैं। उनमें से यहाँ 14 भाग ग्रहण किए। हम कहते 14 घन राजू की बात है यहाँ पर। अब तीसरा मिश्र गुणस्थान और चौथे अविरत समय दृष्टि जीव, किसकी बात है? दूसरे से 6ठे नरक तक के बात है, उसकी बात है। दूसरे नरक से लेकर 6ठे नरक तक के जो नारकी है, जो तीसरे गुणस्थान में है, वो तो अपने क्षेत्र में रहेंगे, मारणांतिक तो करेंगे नहीं। और चौथे गुणस्थान वाले मारणांतिक तो कर सकते हैं, परंतु कैसे करेंगे? पहले मनुष्य क्षेत्र में आएंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, इसलिए वो भी लोक का असंख्यात्व भाग हो जाएगा। क्या कहते हैं यहाँ पर? तीसरे मिश्र और चौथे अविरत सम्यक्त्वी जीव
लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श करते हैं। ये समझ में आई बात? पहले दो गुणस्थान वालों को अलग लिया और इनको अलग लिया। अभी सातवीं पृथ्वी वालों को छोड़ा था। सातवीं पृथ्वी वाले मिथ्यात्वी जीव। मेरा ये प्रश्न है, सातवीं पृथ्वी में, मार्गणा में सातवीं पृथ्वी के जो नारकी है उनमें गुणस्थान कितने कितने हो सकते हैं? हाँ, 1 से 4, पर मरते हैं मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान। इसलिए मारणांतिक भी मात्र मिथ्यात्व में ही होगा, ये बताना चाहते। तो सातवें पृथ्वी के जो नारकी है, मिथ्यात्वी जीव लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श करते हैं, ये उनका वर्तमान का रहने का ठिकाना। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा ये 14 भाग में से 6 भाग का स्पर्श करते। क्यों? क्योंकि सातवीं पृथ्वी है, वो 6 राजू नीचे है। क्योंकि सातवीं पृथ्वी के नीचे और एक राजू बाकी है ना, एरिया। अधोलोक जो हम 7 राजू गिनते हैं, तो सातवीं पृथ्वी के नीचे और एक राजू एरिया बाकी है, जो कलकल भूमि कहते हैं, वहां निगोद जो पाए जाते हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थानवर्ती। देखो, सातवीं पृथ्वी के कौन से गुणस्थान बाकी? अभी दूसरा, तीसरा और चौथा लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श करते। यानी अतीत काल की अपेक्षा भी देखो तो वो जो अपने अपने एरिया में उनको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे और चौथे के साथ कोई मरता नहीं है और तीसरे में कोई भी नहीं मरता। ये नारकी की बात ख्याल में आई, स्पर्शन की। अब हम तिर्यंच गति में देखने वाले। सातवीं पृथ्वी में स्पर्शन का चल रहा है। क्षेत्र तो है ही है, पर स्पर्शन ने अनादि से अनंत जीव वहां नरक में आ चुके, परंतु दूसरे गुणस्थान वाले उनके अपने अपने नरकों में ही रहे ना, वो मरते नहीं। हाँ, वहीं पर जो उनका क्षेत्र है वही स्पर्शन है। क्यों? क्योंकि दूसरे, तीसरे, चौथे के साथ वहां किसी का मरण नहीं है, इसलिए ना उसमें मानांतिक उपवाद कुछ नहीं घटित कर सकते। ये बात है। अब तिर्यंच गति की बात करेंगे। तिर्यंच गति में मिथ्यात्वी जीव, अभी तिर्यंच गति में तो 5 गुणस्थान है, उसमें मिथ्या दृष्टि को लिया, संपूर्ण लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन करते हैं। ये तो तिर्यंच कहने से पूरा लोक तो रहने का ठिकान है ही है। अब सासादन समय दृष्टि जीव, सासादन समय दृष्टि किसमें होगा? पंचेंद्रियों में होगा। लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श करते हैं, ये तो उनका वर्तमान का रहने का ठिकाना। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 14 भाग में से 7 भाग का स्पर्श करते हैं। अब यह लिखा है वो बराबर है। मिथ्या दृष्टि मरकर कहां जा सकते हैं? मारणांतिक करके सातवीं नरक में। और कहां जा सकते हैं? देखो फिर से ये तिर्यंच की बात कर रहे हैं ना यहां पर, तो पूरा लोक तो बता दिया। और फिर मारणांतिक में साधारण मिथ्या दृष्टि होगी तो मारणांतिक में भी और उपपाद में भी पूरा सब लोक उनका घटित हो जाएगा। अब वहां नहीं, देखो यहाँ आगे का जो लिखा है वो गलत है, इसलिए मैं आपको सुधारना चाहती हूँ। यहाँ क्या लिखा है? मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 14 भाग में से 7 भाग का स्पर्श करते हैं। कौन? सासादन। हमने क्या रूल देखा था? मेरु तल के नीचे उत्पन्न नहीं हो सकते, ना पृथ्वियों में ना नरकियों में, पर मेरु तल के नीचे भवनवासियों में उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु तो असंख्यात भाग ही होगा, संख्यात योजन ही नीचे जाएंगे। फिर से सुनना, यहाँ किसकी बात हो रही है? तिर्यंचों की। और वो भी कौन से तिर्यंच है? सासादन वाले। तो सासादन तिर्यंच मरकर कहां कहां उत्पन्न हो सकते हैं, ये हमने बात सोचनी है। तो कहते कि
यानी सासादन वाले एक इंद्रियों में मारणांतिक कर सकते हैं, परंतु उसमें मारना यानी सासादन के साथ उत्पन्न नहीं हो सकते। फिर से सुनना, देखो मैं आपको पढ़ के बताती हूं। देखो ये नियम आपको बता रही हूं। तिर्यंच सासादन सुमेरु पर्वत के मूल भाग से नीचे, भले वो नरक हो या एकेंद्रिय हो, एकेंद्रिय ने पृथ्वियां, वहां उत्पन्न नहीं हो सकते, मारणांतिक भी नहीं करते। भवनवासियों में जा सकते हैं, वो भले मेरुत के नीचे है फिर भी भवनवासी में उत्पन्न हो सकते हैं। क्यों? ऐसा स्वभाव है। दूसरा नियम क्या बताया? सासादन समय दृष्टि जो तिर्यंच है वो एकेंद्रिय, तिर्यंच हो या देव हो या मनुष्य हो, तो सासादन समय दृष्टि एकेंद्रियों में उत्पन्न नहीं होते, परंतु वे उनमें मारणांतिक कर सकते हैं। ये नियम है। इसलिए सासादन के साथ स्पर्शन जब हम एरिया को बताएंगे तो सासादन वाला जो तिर्यंच गति की बात चल रही है, तो सासादन वाला नरक में कोई भी सासादन के साथ नहीं जाता, ये तो मालूम है हमको, परंतु एकेंद्रियों में मारणांतिक तो कर सकते हैं। तो कहाँ के एकेंद्रियों में मारणांतिक करेंगे? अभी हमने रूल क्या देखा? मेरु तल के नीचे की पृथ्वियों में भी मारणांतिक भी नहीं करेंगे, उत्पन्न भी नहीं होंगे। तो अभी कौन से रहे? ऊपर के जो पृथ्वियों के खंड, मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा है? 8वीं पृथ्वी का। तो 8वीं पृथ्वी में वो मारणांतिक कर सकते हैं। उसके एरिया कितनी है? 7 राज्य। यहां तक ख्याल में आई बात? अब यहां पढ़ेंगे, यहां कुछ करेक्शन करना है। पहले यहां क्या लिखा है उसको मैं पढ़ूंगी। मारणा मिला है, वो सासादन की बात चल रही है। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा 14 भाग में से 7 भाग का स्पर्श करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि मध्यलोक से वो 7 राज्य ऊपर जो 8वीं पृथ्वी है वहां तक वो मारणांतिक कर सकते हैं। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया है वो मैं पढ़ रही अभी। 7वीं पृथ्वी के नीचे अधोलोक संबंधी बादर जलवात वलय में उत्पन्न होने की योग्यता वाला कोई सासादन सम्यक्त्वी जीव इस स्थिति में इतना स्पर्श करता है। ये पूरा वाक्य आपको डिलीट करना है वहां से, ये वाक्य, क्योंकि हमने रूल क्या देखा था? मेरु तल के नीचे कोई पृथ्वियों में भी उत्पन्न नहीं हो सकता सासादन वाला, ये नियम है। देखो यहां क्या लिखा? 7वीं पृथ्वी के नीचे अधोलोक संबंधी बादर जलवात वलय में उत्पन्न होने की योग्यता वाला कोई सासादन सम्यक्त्वी जीव इस स्थिति में इतना स्पर्श करता है। ये पूरा वाक्य आपको पेन से निकाल दो। अब उसका एक्सप्लेनेशन हमने आपको बताया था, क्या था? तिर्यंच जो है सासादन समय दृष्टि जीव, ये मनुष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, भौनत्रिक में उत्पन्न हो सकते हैं, ऊपर भी उत्पन्न हो सकते हैं, पर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? देव में उत्पन्न हो गए जो मिथ्या दृष्टि सासादन वाले, कहाँ तक उत्पन्न हो सकते हैं? तो सहस्रार तक भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु वो एरिया सब ये 7/14 में कवर होगी ना, तो मैक्सिमम कहाँ तक हो सकते हैं? तो 8वीं पृथ्वी में। वो देव में नहीं जाते वो बात नहीं है, पर ये हम 7/14 जो कवर किया एरिया, उसमें वो देव में जाने वाले भी सब आ गए। क्योंकि मिथ्या दृष्टि और सासादन वाले तिर्यंच कौन से देवों तक उत्पन्न होते हैं? तो सहस्रार तक उत्पन्न होते हैं। ऊपर 16वें स्वर्ग तक जाने वाले तो सम्यक दृष्टि तिर्यंच होते हैं, उनकी बात यहां नहीं है। तो देखो ये निकाला एक वाक्य आपने, हाँ वो 7वीं पृथ्वी के नीचे वाला वो पार्ट हमने निकाल दिया। कहीं पर भी उत्पन्न नहीं होते, उसे नीचे के उसमें जाते ही नहीं है। 7वीं वो तो पढ़ा हमने। तीसरे मिश्र गुणस्थानवर्ती तिर्यंच, अब वो कौन से हो गए? संगी पंचेंद्रिय हो गए, अपने अपने एरिया में रहे, भले अतीत काल की अपेक्षा भी स्वस्थान ही लेना है। तिर्यंच है तो विहार के एरिया अपने अपने स्वस्थान में होगी उनकी, और फिर मरण होता नहीं है, मारणांतिक होता नहीं, ना उसमें उपोपाद लेना है ना मारणांतिक लेना है। तो उनका लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का स्पर्श करते हैं। अभी चौथे अविरत सम्यक्त्वी और 5वें देशव्रती तिर्यंच, अभी इनकी बात, उनका रहने का ठिकाना लोक का असंख्यात भाग है।
अब ये मारणांतिक करेंगे, सम्यक तो के साथ करेंगे ना, तो कहाँ जाएंगे? देव में ही जाएंगे। तो कहाँ तक जा सकते हैं? तो कहते लोक के असंख्यात्व भाग प्रमाण तो उनका वर्तमान का क्षेत्र का स्पर्शन है, वर्तमान निस्वस्थान। और मध्य लोक से अच्युत स्वर्ग पर्यंत 6 राज्यों में मारणांतिक समुद्घात करने की अपेक्षा ये 14 भाग में से कुछ कम 6 भाग का स्पर्श करते। ये बात ख्याल में, चौथे गुणस्थानवर्ती तिर्यंच भी या 5वें गुणस्थानवर्ती भी तिर्यंच 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। और उसकी कितने ऊपर है? वो 6 राज्यों ऊपर है। तो कोई भी तिर्यंच, हमने ना स्वयंभू रमण समुद्र के भी तिर्यंच ले लो, या वो बाहर के स्थंडिल क्षेत्र के कोई हो, समय दृष्टि वहां तक उत्पन्न हो सकते। तो ये तंदुल मत्स्य कहाँ उत्पन्न होता है? अरे 7वें नरक क्या, वो 16वें स्वर्ग तक भी उत्पन्न हो सकता है। सब नीचे जाने वाले सभी थोड़े ही सोचेंगे ऐसा। वो तो संगी पंचेंद्रिय है ना, भले वज्रवृषभ नाराज सहने वाला है और वहां जा सकता है, इसलिए हमको 7वें नरक में क्यों जाता है? ऐसे परिणाम करता है इसलिए जाता है। तो क्या सभी वैसे परिणाम करेंगे क्या? जैसे दूसरे का परिग्रह देखकर सभी जलेंगे क्या? नहीं जलेंगे। ऐसे वो मछलियां उसके अंदर आती जाती है मुंह में, तो सभी जो तंदुल मत्स्य है वो सभी नहीं ऐसे जलन परिणाम होंगे उनके, कुछ हो गए सम्यक तो भी प्राप्त करेंगे, तो वो जा सकते हैं 16वें स्वर्ग। अब मनुष्य गति में तो 7वीं में जाएगा, પછી चौथी तीसरी में भी जा सकता है ना? फिर से तंदुल मज खाली 7वीं में जाएगा ऐसा नहीं है, दूसरी तीसरी पहले में भी जा सकता है ना? हाँ, आपका प्रश्न है तंदुल मत्स्य खाली 7वें में नहीं जा, कहा पहली दूसरी, अरे कहीं पर भी जा सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट बताई जाती है, कहाँ तक जा सकता है तक बताना, तो 7वीं तक जाएगा ये कहना, क्योंकि 7वें में जाने वाले के वज्रवृषभ नाराज सहनन की आवश्यकता है, इसलिए लोग उसको याद करते हैं, क्योंकि मिनिमम अवगाहना है उसकी और उसके साथ गया है वहां पर, इसलिए उसकी चर्चा करते हैं। परंतु सभी तंदुल मत्स्य वहीं नहीं जाते हैं, 16वें स्वर्ग में भी जाएंगे कोई, 16वें स्वर्ग में नहीं, वहां तक कहीं पर भी जाएगा। देखो अभी स्वर्ग की बात छोड़ो, सम्यक्त की बात छोड़ो, एक ऑर्डिनरी तंदुल मत्स्य कोई भी मत्स्य है, मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है? यानी तिर्यंच है, संगी पंचेंद्रिय है, मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है? 4 गति में। अरे सूक्ष्म एकेंद्रिय में भी उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो उसकी अपेक्षा अगर हम लेंगे तो पूरा लोक कवर करना पड़ेगा हमको। मिथ्या दृष्टि में तो पूरा लोक लिया ही है, साधारण वाला मरकर वहां नहीं जाएगा सूक्ष्म में, इसलिए उसको नहीं लिया हमने पूरा लोक में। ख्याल में आई ये बात? हाँ। अब मनुष्य गति में मिथ्यात्वी मनुष्य लोक के असंख्यात्व भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन करते उनके रहने का स्वस्थान, ये मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक का भी स्पर्श करते हैं। देखो सूक्ष्म एकेंद्रिय में उत्पन्न हो सकते हैं कि नहीं? मनुष्य मरकर सूक्ष्म एकेंद्रिय में उत्पन्न हो सकते हैं, तो वहां तक मारणांतिक भी कर सकते हैं। तो वर्तमान में क्यों नहीं लिया था? वर्तमान में करेंगे तो असंख्यात ही जीव कर सकते एट ए टाइम। ये लब्ध्य पर्याप्त को लेंगे तो लब्ध्य पर्याप्तों की संख्या कितनी है? असंख्यात। और एट ए टाइम मनुष्य मरकर एकेंद्रिय में जाने वाले असंख्यात हो सकते हैं, परंतु असंख्यात जीवों ने मारणांतिक किया एट ए टाइम वर्तमान में, तो वो पूरी एरिया कवर नहीं होती, उसकी पूरी लोक की एरिया कवर नहीं होती है। ये कवर कब होगी? अतीत काल से कभी न कभी किसी न किसी मनुष्य में वो लब्ध्य पर्याप्त होना चाहिए, कि नहीं? किसी न किसी मनुष्य ने वो सूक्ष्म एकेंद्रियों में मारणांतिक किया था, कहीं का लोकाकाश के किसी भी प्रदेश में वो उत्पन्न होने वाला था, तो पूरी एरिया कवर हो गई। यहाँ इसलिए क्या कहा? मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि का मारणांतिक की अपेक्षा सर्वलोक का स्पर्श है। ये समझना है हमको, ये कैसे कहा। वर्तमान में तो नहीं लिया था, मिथ्या दृष्टि को भी नहीं लिया था, पर भूतकाल में क्यों लिया? क्योंकि हम तो अनंत जीवों की बात कर रहे हैं जो कभी न कभी मनुष्य होकर वहां मारणांतिक करने वाले थे। इसलिए सासाधन समय दृष्टि मनुष्य
अब रहते कहाँ हैं? लोक के असंख्यात भाग, ये वर्तमान का लेना, तथा मारणांतिक की अपेक्षा 14 भाग में से कुछ कम 7 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन करता है। ये कैसे होगा? मनुष्य है, सासाधन वाला है, हाँ? नरक में कोई सासाधन के साथ जाता ही नहीं है, ऊपर जाएगा, 8वें पृथ्वी में जाएगा। मारणांतिक तो कर ही सकता है ना, तो मारणांतिक करेगा तो मनुष्य क्षेत्र में से करना चाहिए था, नहीं, पर वो तिर्यंच गति में उत्पन्न हो रहा है ना। देखो इसका नियम बताते हैं। चारों गति, ये बुक 4 में ही है, 219 पेज पर लिखा है, पुस्तक धवला पुस्तक 4। चारों गतियों में उत्पन्न होने वाले तिर्यंच तथा तिर्यंच गति के अभिमुख शेष गति के जीव, अब ये एकेंद्रिय में उत्पन्न होने वाला मनुष्य गति का जीव, वो पहले आड़े चढ़कर ऊपर चढ़ सकता है। ये तिर्यंच की मुख्यता है यहाँ पर। फिर से स्वयं तिर्यंच लिए जो किसी भी गति में उत्पन्न होने वाले, उनका आड़े जा सकते हैं। ये पहले ऊपर ही जाए ऐसा कुछ नहीं, इन्हें आड़े जा सकते। और तिर्यंच गति के अभिमुख शेष गति के जीव, इन्हें अभी तिर्यंच में उत्पन्न होने वाले हैं और उसके पूर्व उन्होंने मारणांतिक किया है, तो वो तिरछे यानी आड़े जाकर विग्रह करके उनकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसीलिए जो सासाधन वाले मनुष्य है, सम्यक के साथ तो ऊपर देव में ही जाएंगे, तिर्यंच गति के अभिमुख नहीं है, देव के अभिमुख है तो सीधे मनुष्य क्षेत्र में से ऊपर गए। अब ये तिर्यंच गति के अभिमुख वाला जीव है, एकेंद्रिय में उत्पन्न होने वाला है। एकेंद्रिय में उत्पन्न वो सासाधन के साथ नहीं होने वाला, पर मारणांतिक वहां करेगा, तो पहले वो आड़ा गया और फिर ऊपर चढ़ा। इसलिए राजू बाय राजू एरिया पूरी कवर हो गई, इसलिए 7 राजू यहां कह दिया। यहां प्रश्न है वहां पर धला पुस्तक में, देव तिरछा जाकर मनुष्य में क्यों नहीं उत्पन्न होते? तो कहते मनुष्य गति से रहित दिशा में स्वभाव से ही उनका गमन नहीं होता। अगर तिर्यंचों में उत्पन्न होते तो वो आड़ा जा सकते हैं। मनुष्य में उत्पन्न होने वाले, हमने क्या देखा था नियम, स्वयं तिर्यंच जीव है वे, या तिर्यंच गति में जाने वाले जीव, उनका आड़ा जाकर विग्रह करके उत्पत्ति उनकी देखी जाती है। परंतु ये मनुष्य में उत्पन्न होने वाले देव, वो ऐसे पहले आड़े जाकर वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में गए और वहां से फिर बाद में मनुष्य में, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कुछ नियम है, उसके कारण ये स्पर्शन वैसा हमको थोड़ा समझना चाहिए। ये मुझे भी पेज नंबर कहाँ याद रखते, इसलिए वहां मैंने नोट में लिख के रखे हैं। ये कुछ नियम है इसे। देखो फिर यहां से पढ़ते हैं मनुष्य गति की बात, सासाधन की बात हम पढ़ रहे थे। देखो नीचे से दूसरा पैराग्राफ, पेज नंबर 199, सासाधन समय दृष्टि मनुष्य मिला सबको। लोक के असंख्यात भाग क्षेत्र का, ये वर्तमान का उनका क्या कहते उसको, स्वस्थान। स्वस्थान में भूत हो या वर्तमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वस्थान में मारणांतिक की अपेक्षा 14 भाग में से कुछ कम 7 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श करता है। और इसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने देखा, क्योंकि वह तिर्यंच गति के अभिमुख है, इसलिए पहले आड़े जाकर फिर ऊपर चढ़ेंगे, इसलिए पूरी राजू बाय राजू एरिया कवर हो जाएगी। तीसरे मिश्र से लेकर 14वें अयोग केवली पर्यंत 12 गुणस्थान वाले मनुष्यों का क्षेत्र के समान लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श है। ये समझ में आते। तीसरे वाला तो समुद्घात करता नहीं है, चौथे वाला करेगा, अपनी एरिया से ऊपर चढ़ेगा, आड़ा जाकर नहीं जाएगा। वो आड़ा जाकर कब जा सकता है, अगर तिर्यंच में जाने वाला होता तो। चौथे वाला या ऊपर के गुणस्थान वाला समुद्घात भी करेगा अपने अपने गुणस्थान में, मरकर देव में ही जाने वाला है, तो वो पहले आड़ा नहीं जाएगा, अपने क्षेत्र में से सीधा ऊपर जाएगा। यहां इतना विशेष है कि मनुष्य गति की बात है ना, लोकपूर्ण समुद्घात वाले सहयोग केवली का संपूर्ण लोक स्पर्श क्षेत्र है, यानी उसमें ये प्रतर की अपेक्षा नहीं लगाई है, असंख्यात बहुभाग,
परंतु हम समझ सकते हैं उसको। अगर आपको डिटेल में लेना है तो उसको लिख सकते हैं। अभी देवगति की बात है। देवगति में मिथ्यात्वी और सासाधन सम्यक्त्वी देव लोक के असंख्यात्वे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन करते हैं। ये कौन सी बात है? उनके रहने की, स्वस्थान की अपेक्षा। ये परस्थान विहार की अपेक्षा, जिसको हमने विहार व स्वस्थान भी कहा था, दो नाम अलग अलग है। अच्युत स्वर्ग से तीसरी नरक पृथ्वी पर्यंत जाने पर 14 भाग में से कुछ कम 8 भाग का स्पर्श करते हैं। यानी एक ही जीव जाता वगैरह ऐसा नहीं लेना है। कोई देव कहाँ तक जा सकते हैं नीचे, क्योंकि पूरा अतीत काल भी लेना है। तो नीचे तीसरी पृथ्वी तक 2 राजू, ऊपर 16वें स्वर्ग तक 6 राजू, तो कुछ कम 8/14 हो जाता है। तीसरे मिश्र और चौथे अविरत सम्यक्त्वी देव लोक के असंख्यात्वे भाग क्षेत्र का स्पर्श करते हैं। ये परस्थान विहार की अपेक्षा 14 भाग में से कुछ कम 8 भाग स्पर्श करते हैं। यहां तो समझ में आई बात। पहले सौधर्म स्वर्ग का देव अन्य किसी देव की सहायता से यदि 16वें अच्युत स्वर्ग में विहार करने जाता है तो वह कुछ कम 6 राजू हो जाता है। पुनः वहां से स्वयं ही तीसरे नरक में जाए तो कुछ कम 8 राजू विहार क्षेत्र हो जाता है। देखो यहां जो सासाधन में बताया है ना, देवों में जो सासाधन में बताया है, तो विहार की एरिया उन्होंने केवल ली है 8/14। परंतु जो पीत लेशा वाले देव है वो एकेंद्र में मरकर जा सकते हैं, और मरकर जा सकते हैं तो वहां तक मारणांतिक भी कर सकते हैं। तो उसकी अपेक्षा उनकी एरिया कैसी होगी? नीचे गए ना 2 राजू, और वहां से एकेंद्रियों में मारणांतिक किया है, तो वो 7 राजू हो जाएगा। 8/14 कहाँ, वहां 9/14 भी हो जाएगा। परंतु उनकी अपेक्षा यहां नहीं ली है। ये सामान्य से इतना क्षेत्र बताया है। यहां तो हमने ये बातें देवगति संबंधी बताई। अब यहां हमको देखना है आगे। 16वें स्वर्ग वाले, हाँ जा सकते। देखो यहाँ क्या कहते हैं। अभी कुछ प्रश्न 2-4 मिनट बाकी है। कृपया रुजु विग्रह गति के समय और मोड़ उनपे कारमान मिश्र का योग का स्पर्श करें। जो मोड़ वाले हैं, मोड़ के पहले कारमान का योग होता है और वहां पहुंचने पर मिश्र का योग हो जाता है। उपपाद क्षेत्र स्पर्श बोर्ड पर समझाया। 8 जव का 1 अंगुल होता है। जव का माप 0.5 इंच हो दे सकते हैं। बिल्कुल इंचों में मत मानना, क्योंकि अंगुलिया में इतना होता है ना? उसके 8 पॉइंट करो। अंगुल के 8वां भाग है तो आधा इंच कैसे होगा? अंगुली आधा इंच का हो जाएगा। वो प्रमाण अंगुल की बात अलग है, ये उच्छेद अंगुल की बात है। ना ही प्रमाण अंगुल की है ना आत्मा अंगुल की है, ना ही उच्छेद अंगुल। उच्छेद अंगुल, अब वो अंगुल की चर्चा पढ़ लेना उसमें। किसमें? हाँ, लौकिक में की बात नहीं है यहाँ पर। ये उच्छेद अंगुल की बात आप जरा पढ़ लेना जीवकांड में। अंगुल के 3 प्रकार है, प्रमाण अंगुल, उच्छेद अंगुल और आत्मा अंगुल। मारणांतिक समुदाय में विग्रह गति वो बता दिया। आपने कहा उपपाद यानी जन्म का पहला समय, सब कृपया आगे का स्पष्टीकरण समझा दिया। एक जीव अनेक सैनिक बनाते हैं जिसमें उनके आत्म प्रदेश फैलते हैं। उन सैनिकों की शारीरिक वेदना को वह जीव महसूस करता है। वह जीव अलग अलग कहाँ है? एक ही जीव है वहां पर। और वो जो देव में जो अनेक सेना बनाई जाती है, वे कोई युद्ध विद्ध कुछ नहीं खेलते, बिल्कुल नहीं। वहां कोई हानामारी होती है ऐसे कुछ नहीं होता, ना ही कोई वेदना होती है उनके। वो तो उनका एक वैभव है, बस उस सेना के साथ घूमते। तिर्यक लोग एक्चुअल किस क्षेत्र को कहते हैं ये भी बताया था ना, 1 राजू बाय 7 राजू। बाकी दूसरा जो प्रश्न है उसका अपना कल ही उसका उत्तर आ गया है।
अभव्य राशि जगन्य युक्तानंत है और जगन्य अनंतानंत राशि सक्ष अनंत है, तो जगन्य युक्तानंत सक्ष अंतर्गत हुआ। अब अभव्य नित्य निगोद में बोलेंगे या मानेंगे, वे तो एक दिन नित्य से निकलकर इतर में आने वाले हैं, फिर उसे इतर निगोद में ही मानना सही होगा। अरे नित्य उसको कहते जो आज तक नहीं निकला है, और इतर कब कहेंगे? निगोद से निकलकर अन्य वायु का एक आदि हुआ या तरस में आया और फिर निगोद में गया। नित्य नाम की कुछ प्लेस भी नहीं है, और नित्य नाम के कुछ निगोद अलग वैरायटी के होंगे, इतर निगोद अलग वैरायटी के होंगे, ऐसा नहीं है। एक बार निकलकर फिर दोबारा निगोद पर्याय में जन्म लेता है, वो है इतर निगोद। हाँ, कितने ही अभव्य ऐसे हो गए अभी वहां पड़े हैं, और कितने ही अभव्य ऐसे अभी संसार राशि में, व्यवहार राशि में आ गए हैं। अब यही हम रुकते हैं, बाकी चर्चा हम दोपहर में करेंगे। बोलो 2400 भगवान जय।